नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली में जो एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया उस पर। जैसे कि आपको पता है कि लिकर स्कैम में केजरीवाल जी जो दिल्ली के सीएम हैं वो ईडी की कस्टडी में है, और ईडी की कस्टडी में भी उनको अभी और बढ़ा दिया गया है 1 अप्रैल तक। उनको जमानत नहीं दी है, कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। और ये केस इतना अभी यानी कि काफ़ी स्टेज आगे बढ़ चुकी है। इसमें मुझे लगता है कि अब केजरीवाल जी को बहुत जल्दी से इसमें राहत भी नहीं मिलेगी, क्योंकि 16-17 लोग इसमें अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और काफ़ी मनी ट्रेल का पता भी लग गया है। अब तो गोवा तक के जो वहाँ भी इंक्वायरी चल रही है, जहाँ ये लिकर स्कैम का पैसा वहाँ लगा था, वहाँ भी गोवा में भी काफ़ी लोगों से जो इनके काउंसलर जो भी नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन इसके विपरीत ये जो संकट उत्पन्न हुआ है, जो लिकर स्कैम किया है, वो आम आदमी पार्टी ने खुद किया है। इसमें किसी और दूसरे दल का कोई सहयोग नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो इनका विवेक मर चुका है। इन्होंने ऐसा जो गलत काम किया, घोटाला किया, अब ये खुद भुगत रहे हैं। लेकिन दूसरी विपक्षी पार्टी है जो एक लोकसभा का चुनाव को देखते हुए वो अननेसेसरी केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। उनको लगता है कि केजरीवाल जी के साथ हम कुछ थोड़ा खड़े होंगे तो हमारे भी शायद फ़ोटो फ्रेम में कहीं फ़ोटो आ जाएगा और हम भी थोड़ा सा अपना प्रचार हो जाएगा उनका। लेकिन मुझे लगता है कि जनता सब देख रही है कि उनको इस तरह से जो एक गलत काम के लिए भी केजरीवाल जी का सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत गलत बात है। भाई सरकार, कानून अपना काम कर रहा है, कोर्ट अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? भाई जो जांच एजेंसी है वो जांच करेगी, तब उसका काम ही क्या है? और अगर ईडी जांच नहीं करेगी तो कौन जांच करेगा? लेकिन विपक्षी पार्टियां इसको एक मुद्दा बना करके जनता के बीच में हो हल्ला कर रही हैं। हालांकि 31 मार्च को भी उन्होंने एक महारैली का आयोजन किया गया है। देखते हैं वो रैली भी कितनी बड़ी महारैली बनती है या नहीं बनती है। और छोड़िए, विदेशों तक भी लोग इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका है, जर्मनी है, वो भी केजरीवाल जी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बताइए, हमारे देश का आंतरिक मामला है, इसमें उनका क्या मतलब? वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बताओ इनका क्या मतलब है? लेकिन इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि केजरीवाल जी का शायद इन दूसरे जो हमारी विदेशी ताकतों के साथ कुछ ना कुछ संबंध तो है, जो हमारे देश में स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पन्नू का भी एक वीडियो आया था कि वो अमेरिका में वो केजरीवाल से मिले हैं। तो इससे कुछ आपस में लिंक तो जरूर बनता है, जो केजरीवाल की जो है अमेरिका थोड़ी उसके समर्थन में खड़ा है। हालांकि हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल साफ बोल दिया कि आप अपने इस मामले से दूर रहो और आपका जो काम है वो करो। हमें जो हमारा काम है हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। हाँ, तो जो मैं कह रहा था कि विपक्षी दल जो है जो एक संगठन, जो संवैधानिक संकट दिल्ली में उत्पन्न हो गया है, उसके बारे में कह रहे हैं कि बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी को या दिल्ली विधानसभा को भंग करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा, भाई आप थोड़ा सा पहले इतिहास देख लें। 1952 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी, स्वतंत्रता सेनानी, को निर्विरोध दिल्ली का सीएम चुना गया था। वो बड़ा नाम थे, बहुत बड़ी हस्ती थी और एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो केवल 33 महीने ही अपनी सरकार चला पाई। किस बात पर? केवल जवाहरलाल नेहरू से थोड़ी सी उनकी अनबन हो गई थी किसी बात पर, और नेहरू ने इसी बात पे उनसे इस्तीफा ले लिया और दिल्ली में विधानसभा भंग कर दी। बताइए, अपनी ही पार्टी के सीएम को इस्तीफा ले लिया और अपनी ही सरकार को गिरा करके भंग कर दिया। लेकिन मुझे लगता है नेहरू ने इस बात को परख लिया था कि ये जो व्यवस्था है, दिल्ली में विधानसभा है, शायद ये हमेशा केंद्र के आगे रोड़ा बनती रहेगी। अब या तो इन्होंने ये समझ के इसको भंग किया, या थोड़ी सी उनसे उनकी खटपट भी हो गई थी, उस वजह से भी उसको भंग किया। लेकिन 1955 में विधानसभा दिल्ली की भंग होने के बाद 1993 तक दिल्ली में कोई विधानसभा नहीं थी। क्या उस टाइम दिल्ली के काम नहीं हो रहे थे? मुझे लगता है उस टाइम दिल्ली के ज़्यादा अच्छी तरह से काम हो रहे थे, क्योंकि कोई सरकार नहीं थी। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और केंद्र उसको बड़े अच्छे तरह से कंट्रोल कर रहा था। बीच में कोई उसमें रोड़ा अटकाने वाला या कोई विरोध करने वाला कोई नहीं था। दिल्ली का विकास बहुत तेज़ी से हुआ। लेकिन उसके बाद 93 के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी। उन्होंने एक आंदोलन चलाया था बीजेपी ने, अब भाई दिल्ली में हम पूर्ण जगह दर्जा दिलाएंगे। हालांकि उस टाइम ऊपर कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ भी खटपट होती रही। फिर कुछ दिन बाद दिल्ली की में बीजेपी की सरकार आ गई सेंटर में, और नीचे स्टेट में कांग्रेस की सरकार आ गई शीला जी की, जब भी खटपट होती रही। बाद में फिर कांग्रेस की सरकार आ गई ऊपर सेंटर में, और कांग्रेस की सरकार दिल्ली में रह गई, तब भी उनकी खटपट चलती रही।
और जैसे ही बाद में फिर ऊपर केंद्र में इसकी जो क्या नाम है बीजेपी की सरकार आई, नीचे आम आदमी पार्टी सरकार आई 12-13 साल से, 2013-14 से लगातार, और तब से उनकी खटपट चल रही है। यानी कि ये जो भी दो सरकारें जब भी आती हैं, जब भी दो सरकारें, दो पार्टी की सरकार आएगी, तभी खटपट ज़्यादा होगी और दिल्ली का विकास रुक जाएगा। दिल्ली में एक आपस में खींचतान की स्थिति बनी रहती है। इससे नुकसान केवल दिल्ली का होता है, दिल्ली वासियों का होता है। नेता को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता तो अपने आराम से, उनकी तो पब्लिसिटी होती है और वो एंजॉय करते हैं। उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं है कि दिल्ली में क्या विकास हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पर, मोदी जी पर, कि वो दिल्ली की विधानसभा भंग करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ भैया पहले थोड़ा सा इतिहास समझ लो, इतिहास देख लो आप, उसके बाद ही बोलना। और कांग्रेस को तो बिल्कुल भी बोलने का हक नहीं है कि कैसे उन्होंने अपनी ही पार्टी के, अपने ही एक स्वतंत्रता सेनानी सीएम को बर्खास्त करवाया था, इस्तीफा दिलाया था। और वो हालांकि बाद में वो चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी सांसद बने और काफ़ी एक अच्छे नेता थे वो। तो इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी को जो एक अननेसेसरी एक बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भैया जो जैसा करेगा वो तो पैसा भरेगा। अब लिखकर स्कैम करने के लिए बीजेपी ने तो बोला नहीं था आम आदमी पार्टी को, भाई आप ये घोटाला करो, लेकिन उन्होंने किया और वो फंसे। वो कहते हैं ना भाई, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। वही काम बीजेपी, आम आदमी पार्टी के साथ हो गया। इनकी बुद्धि भगवान ने पहले ही हर ली और इतना बड़ा एक घोटाले की इन्होंने रचना रची और उसमें फंस गए। हालांकि अब इसमें तो अभी और फंसेंगे। एक पन्नू का जो वीडियो घूम रहा है उससे भी केजरीवाल जी को काफ़ी आगे दिक्कत आएगी। लेकिन अभी दिल्ली के संवैधानिक संकट की स्थिति का एक पिक्चर साफ नहीं हो पा रही है, कैसे इसका हल निकलेगा। मुझे तो लगता है कि वीके सक्सेना जी जल्दी ही शायद राष्ट्रपति जी को एक संवैधानिक संकट को दूर करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल जी बिल्कुल भी इस्तीफा देने के मूड में मुझे नहीं दिखाई दे रहे। उन्होंने तो बोल दिया मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, और वो किसी को, अपने दूसरी पार्टी को, अपने किसी कैंडिडेट को, अपने किसी एमएलए को, विधायक को वो दिल्ली की सीएमशिप देना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको खुद खतरा है अगर कोई सीएम बनेगा तो शायद उनका पत्ता हमेशा के लिए कट जाए। इसी कश्मकश में वो दिल्ली में किसी को सीएम नहीं बनाना चाहते हैं। वरना भी हेमंत सोरेन भी झारखंड में है, जबकि वो तो पूर्ण राज्य है, वो तो कंप्लीट स्टेट है, तब भी उन्होंने अपने किसी एक आदमी को सीएम बनाया और तब इस्तीफा दिया और अपने उसमें ईडी की चले गए हिरासत में। लेकिन केजरीवाल जी ने ऐसा कदम नहीं उठाया और दिल्ली में एक संकट बना दिया, एक संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा कर दी। लेकिन ये मुझे लगता है कि जल्द ही इस पर कुछ ना कुछ निर्णय निकलने वाला है, क्योंकि ज़्यादा दिन तक इसको ऐसे नहीं चलाया जा सकता, वरना दिल्ली के जो विकास के कार्य या और ज़रूरी जो भी काफ़ी ज़रूरी काम होते हैं वो सब रुक जाएंगे। तो इस तरह से दिल्ली का जो एक जो संवैधानिक व्यवस्था है वो काफ़ी तरह से एक खिचड़ी व्यवस्था हो गई है। मुझे लगता है कि दिल्ली में शायद विधानसभा की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बीच में भी 40 साल तक दिल्ली विधानसभा की चली थी, अब भी चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें हमेशा जब भी दो पार्टियां अलग अलग आएंगी स्टेट में और राज्य में, हमेशा झगड़ा रहेगा। इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि कहते हैं कि जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, तो भैया वो झगड़ा यहाँ भी रहेगा। तो इसमें अब देखना होगा कि इस संकट से कैसे हमारे दिल्ली को एक निजात मिलती है, कैसे दिल्ली को इससे मुक्ति मिलती है। और आज के इस अंक में कुछ आपको जो कंटेंट अच्छे लगे उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के अंक में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।